राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के मामले में 28 जनवरी को सबसे बड़ा जजमेंट आने वाला था और पूरे देश को उम्मीद थी कि इस बार राहुल गांधी बचकर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता है विघ्नेश शिशिर, उन्होंने खुद इस मामले में पैरवी की थी। लेकिन जब जजमेंट आया तो उसके बाद मैंने खुद उनके ट्वीट्स देखे और कई ट्वीट्स में उन्होंने बड़े बड़े दावे किए। एक दावा तो उन्होंने सीधे तौर पर कर दिया कि जो पूरा जजमेंट है, जो आदेश है, वो दिल्ली में बैठा हुआ कोई कांग्रेसी वकील लिख रहा है या बेंगलोर में बैठा हुआ। तो इस पूरे मामले में तमाम जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो हमारे साथ खुद जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी के नेता, मामले में याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले मैं आपको पहला सवाल जो पूछूंगा वो जनता का सवाल है कि अचानक ये कैसे फैसला पलट गया। सारे सबूत आपने पेश कर दिए, आपने गवाह पेश कर दिए, 310 पन्नों के वहां पर दस्तावेज आपने लगाए, लेकिन जजमेंट आया तो सारी कहानी पलट गई। जी बहुत बहुत धन्यवाद मोहन तिवारी जी। एबीसी के आपके दर्शकों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं मुझे दोबारा मौका प्राप्त करने के लिए। देखिए 28 तारीख को जो हुआ लखनऊ के विशेष एमपी एमएलए न्यायालय में, सबसे खौफनाक इसमें बात निकल के बाहर आया कि यहां माननीय न्यायालय से कोई आदेश निकला ही नहीं। माननीय न्यायालय जो पूरा लगभग 2 हफ्ते का जिनके सामने हमने जोरदार मैंने बहस किया, इतना गला फाड़ के मैं बहस किया, इतना ठंड था लखनऊ में, लेकिन फिर भी पूरे जो पुलिस के कर्मी थे सब खड़े थे। ये सब सबूत है इनके सामने, जिन जिन गवाह हैं कि क्या बहस हुआ था माननीय न्यायालय के सामने। हमने तो कोई 4 दीवारों के कमरों के बीच हमने बहस नहीं की, खुले न्यायालय में, खुले अदालत में मैंने बहस किया था, लगभग 27 घंटों का बहस। और तो और सब एक एक जो 45 अनेक्शर्स थे, जो सबूत थे, सब एक एक अनेक्शर को मैंने बहुत सीधे तरीके से सीधे विवरण करते हुए माने जो जज साहब जिन्होंने ये मुकदमा को सुना उनको समझाते हुए हर एक शब्द, हर एक अल्फाबेट को मैंने माननीय न्यायालय के सामने पढ़ के उनको समझाया था। इसके बावजूद भी हम रिटर्न आर्ग्यूमेंट, माननीय जज साहब के कहने के आदेश के बाद हमने रिटर्न आर्ग्यूमेंट जो लगभग 130 पेज का था उसको भी हमने टाइप करके सौंपा रिटर्न आर्ग्यूमेंट को माननीय न्यायालय के सामने। और लगभग 1500 पन्नों का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का अनेक सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट्स है उसको हमने सौंपा था। और जो अलग अलग प्रकरण में बहुत सारे उच्च न्यायालय के साइटेशन जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट्स है, उनको हमने सौंपा था। सबसे अहम बात है जो ठोस सबूत ब्रिटेन सरकार से आया उसको हमने सौंपा था, जो सीधे तौर पे इशारा कर रहा है कि राहुल गांधी ये ब्रिटिश के नागरिक हैं। और सबसे अहम बात यह है, हमने सिर्फ माननीय न्यायालय के सामने इतना हमने हमारी याचिका दाखिल करते हुए हमने माननीय न्यायालय से आदेश करने के लिए पूछा था कि राहुल गांधी के ऊपर जो ब्रिटिश नागरिक हैं इनके ऊपर एफआईआर करना चाहिए। और हमने पहली बार माननीय न्यायालय के सामने सबूत के साथ हमने साबित कर दिया कि जो शख्स राहुल विंसी है और राहुल गांधी है, ये दोनों शख्स एक ही हैं। इतने सारे हमारे बहस होने के बाद भी जब 28 तारीख को सुबह हम कोर्ट के हॉल पहुंचे, लगभग सुबह 11 बजे से लेके शाम 6 बजे तक हम लोग सब इंतजार करते रहे। मैं था, हमारे पूरा वकीलों का जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच से आए थे उधर का पूरा फौज था, और सब मीडिया कर्मी थे जो प्रेस के हैं। सब जब माननीय जज साहब आके उन्होंने अपना फैसला सुना दिया, सब आश्चर्यचकित हो गए, सब हैरान हो गए, क्योंकि हमने माननीय न्यायालय में ये मुकदमे में हमने पूछा ही नहीं था कि उनको निर्णय ले कि राहुल गांधी ब्रिटिश है या वो ब्रिटिश नहीं है। बाकायदा हमने साबित कर दिया था पहले ही दिन कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है।
भाई साहब, जब आपको समझ में नहीं आ रहा है, 27 घंटों का बहस, गला फाड़ फाड़ के मैंने बहस किया आपके सामने। तुरंत माननीय न्यायालय के आदेश आते ही 1 या 2 घंटे के भीतर मैंने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो विजिलेंस अधिकारी रहते हैं, जी सीधा मैंने एक शिकायत दर्ज करके इसमें क्या क्या हुआ है मुकदमा में, कौन किससे बात किया, किसने किससे मुलाकात किया, कहां मुलाकात हुआ, किसने किसको क्या सौंपा, पहले किसने क्या क्या मांग की थी, कितने का सौदा हुआ, सब मेरे पास सबूत है। मोहन जी, मैं आपको बताना बहुत बड़े चाहता हूं, मतलब बहुत बड़े सौदे का दावा कर रहे हैं आप, क्योंकि आपने ट्वीट्स भी किए हैं, मैंने आपके ट्वीट्स सब देखा सब मेरे और पास आपने सबूत कहा है। है मैंने इशारों में। मैंने माननीय न्यायालय के साथ, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो विजिलेंस अधिकारी हैं उनके पास मैंने सौंप दिया जी है। देखिए, जब पूरा देश इतना बड़ा मुकदमा जब आपके सामने कोई माननीय न्यायालय के सामने चल रहा है, पूरा देश का उस पर ट्रैक कर रहे हैं, कम से कम 100 करोड़ लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि क्या न्यायालय का फैसला आएगा। अच्छा, मैंने जब जो हमने इतने आपको ऑर्डर सारे आया ठोस इस पूरे सबूत हमने मामले में। जब हमने सारे इतने ठोस सबूत माननीय न्यायालय के सामने ऑफिशियल एविडेंस के रूप में हमें जी प्रस्तुत किया है, एक भी एविडेंस आपने रिकॉर्ड में लिया ही नहीं, और गला फाड़ फाड़ के मैंने बहस किया माननीय न्यायालय में। मुझे कोई कंटेम्प्ट वंटेम्प्ट का कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट दे दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो विजिलेंस रजिस्ट्रार है उनके पास, अभी सब सबूत अच्छा, मैंने पेश इसमें भाई करवा साहब दिया। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। 29 पेज का पूरा ऑर्डर आया, मैंने खुद इस ऑर्डर को बारीकी से पढ़ा। इसमें जो आपके द्वारा आरोप लगाए गए थे, उसमें पहले नंबर पे लिखा हुआ है कि राहुल गांधी के पास ड्यूअल सिटीजनशिप है। और जब ऑर्डर का जो मैं आखिरी पैरा पढ़ रहा हूं, हमारे जज साहब आलोक वर्मा साहब ने लिखा है बड़ी संजीदगी से, तो उन्होंने कहा कि ये जुरिडिक्शन में नहीं आता है, मतलब हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है किसी की नागरिकता साबित करना। तो 8 दिन तक क्या हो रहा देखिए था, क्योंकि आपने तो पहले नंबर पर लिख दिया था कि राहुल की नागरिकता डुअल नागरिकता है। तो ऑर्डर अगर देना होता तो वो पहले दिन कह देते कि मेरा तो अधिकार क्षेत्र नहीं है, मैं क्यों सुनूं। तो 8 दिन तक उन्होंने क्या ये तय किया कि ये मेरा अधिकार क्षेत्र है या नहीं है। देखिए, मैं आपको सीधे सीधे बताना चाहता हूं, हिंदी में कहावत है, समझदार को इशारा ही काफी है। सब आपके दर्शक जो हैं वो सब समझदार हैं। हमने जब माननीय न्यायालय का आदेश सुना 6 बजे को, माने जब जो भी हो उनके नाम में जिक्र नहीं करना चाहता हूं, जब उन्होंने पढ़ाया माननीय न्यायालय का आदेश 6 बजे, हमने सिर्फ 10 सेकंड में पता चल गया कि क्या हुआ है इसमें। हमने तो 14 जनवरी 2026 से लेकर 28 जनवरी 2026 को जो जो हरकतें हुई हैं लखनऊ में, जो जो जिसने जिससे मुलाकात किया, जिससे जिसने फोन कॉल किया है, जिसने जिसके साथ बातचीत किया है कहीं मिलके, सब मेरे पास सबूत पहले से मैंने इकट्ठा करके रखा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा जरूर इसमें। शायद आप याद करेंगे तिवारी साहब, रायबरेली में इन्होंने तो माननीय जज साहब को धमकाया था। जब जी इन्होंने जज साहब छोड़ के यहां चले गए थे माननीय सीट। विशेष एमपीएमएल न्यायालय में जब धमकाने का प्रयास नहीं किया, तब मुझे एक शक आ गया कि कुछ और रूट लेके आ रहे हैं इस बार ये। देखिए, भारत का दुश्मन जो है, हर बार जब कुछ ना कुछ वो गलत करके बैठता है तो अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ के चला जाता है दुश्मन। विजिटिंग कार्ड में पूरा डिटेल होता है, उसका क्या पता है, क्या फोन नंबर होता है, सब विजिटिंग कार्ड छोड़ के चला जाता है। तो फिर ये बार भी दुश्मन ऐसे ही कर बैठा कुछ हरकत। अच्छा, पूरा का पूरा आपने एक मुझे और आरोप यकीन था कि लगाया कुछ है, हो रहा है इसके भी। आपने एक और आरोप लगाया है, जितना बकायदा आपने जितना ट्वीट मैं भी किया बहस है। माननीय न्यायालय के सामने कर रहा था जी 5 जनवरी जी 2026 से लेके 14 जनवरी 2026, जब सामने न्यायालय के मेरा बहस होता, पीछे भी मैंने किसी को लगाया था कि पता करने के पीछे क्या चल रहा है। सार्वजनिक तौर पे सिर्फ कोई याचिका करता होता है, उसको सिर्फ सामने दिखता है कि कौन बैठा है। हम तो लड़ रहे हैं भारत के दुश्मनों के खिलाफ। भगवान का आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि क्या चल एक रहा चीज है इसमें न्यायालय विनेश के जी पीछे भी रोकना जो चाहूंगा चल रहा आपको। है उसका भी खबर हमें था जी पहले से दिन। मैं एक आपसे पूछना चाहूंगा, आपने ट्वीट किया है
और उस ट्वीट में आपने एक जी बहुत बड़ा दावा किया है और आपने इशारों में कहा है कि जो जजमेंट लिखा गया वो या तो बेंगलोर के किसी वकील ने लिखा है या दिल्ली में बैठे हुए कोई कांग्रेसी वकील ने लिखा है। ये कैसे संभव हो गया? मामला जी तो मैं लखनऊ आपको में चल रहा बताना था, चाहता हूं, जज साहब को लिखना था। नहीं नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं सीधे तौर पे। आज हम 30 जनवरी 2026 के दिन हैं। जजमेंट पिछले 48 घंटों के पहले आया हुआ है। अभी भी कोई भी कोर्ट का वेबसाइट खोल के अगर चेक करेगा, अभी भी जजमेंट कोर्ट की वेबसाइट में अपलोड नहीं दिख रहा है। जब माननीय न्यायालय ने जजमेंट का घोषण कर दिया है, ऐलान कर दिया है, फैसला अपने न्यायालय का सुनवा दिया है, तो जजमेंट को तो अपलोड करना चाहिए ना। इसमें क्या सीक्रेट है? आप अगर कोई आम नागरिक जजमेंट पढ़ेंगे या कोई भी अधिवक्ता जजमेंट पढ़ेंगे या कोई भी कानून का छात्र ये जजमेंट का पढ़ेंगे, इस जजमेंट का पहली पन्ने में पढ़ेंगे, सीधे तौर पे साफ साफ लिखा है कि याचिकाकर्ता ने एफआईआर दर्ज करने को ये मुकदमा दाखिल किए हैं हमारे सामने। बिल्कुल और बिल्कुल। सीधे जब आप अंतिम पन्नों में आते हैं, वहां लिखा है माननीय न्यायालय के पास अधिकार नहीं ब्रिटिश नागरिकता के बारे में फैसला लेने के लिए। भाई साहब, हमने पूछा ही कहां आपसे कि आप फैसला लें कि नागरिकता के बारे में? हमने सिर्फ आपको इतना हमारे याचिका में पूछा था कि आप निर्देश करें कोतवाली पुलिस थाना जो रायबरेली स्थित जिला में है, श्री राहुल गांधी, जो ऑलरेडी मैंने साबित कर दिया तो सबूतों के साथ आपके न्यायालय में कि राहुल गांधी ये ब्रिटिश के नागरिक हैं। जब न्यायालय के सामने साबित ही हो गया कि कोई ब्रिटिश का नागरिक है, आपको कौन बोल रहा है कि फैसला ले कि वह नागरिक है या नहीं? जब खुद याचिकाकर्ता ने साबित कर दिया कि वो ऑलरेडी ब्रिटिश का नागरिक है। और इससे बड़ा हैरान की बात मैं आपको बताना चाहता हूं तिवारी जी, जी कि जो मुजरिम इस मुकदमा में है, जो ऑपोजिट पार्टी है, जो विपक्ष का पार्टी है, श्री राहुल गांधी, वो खुद अपने आप में घोषित किया है उसने कि वो ब्रिटिश का नागरिक है। जी जब खुद स्वयं जो सामने ऑपोजिट पार्टी है, जो खुद उसने ये थोड़ा घोषित सा किया मैं कि वो चाहूंगा खुद, आप दर्शकों को बताएं, ये आप थोड़ा सा बताएं दर्शकों को कि उन्होंने स्वयं कैसे घोषित कर दिया अपने आप को ब्रिटिश नागरिक। देखिए, अनेक सबूत जो हमने माननीय न्यायालय के सामने पेश किया है, ऑफिशियल यूके गवर्नमेंट का रिकॉर्ड्स है। ऑफिशियल जी यूके गवर्नमेंट का रिकॉर्ड्स में खुद उन्होंने घोषित किया है कि मैं ब्रिटेन का नागरिक हूं। उसमें साफ तौर पे एक जगह मेंशन भी है, अगर आप गलत हलफनामा या गलत कुछ घोषित करते हैं, आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। ये डॉक्यूमेंट मैंने लेके नहीं आया भाई साहब, ये सब यूके सरकार का डॉक्यूमेंट है। जब हमने जी आपको हजारों पेजेस के, हजारों पन्नों के जब हमने दस्तावेज आपके माननीय न्यायालय के सामने हमने प्रस्तुत किया है, आपने डॉक्यूमेंट के मेरिट्स के बारे में कुछ कमेंट ही नहीं किया। आप सीधे बोल सकते थे ना कि डॉक्यूमेंट फर्जी है, बिल्कुल कोई नहीं बिल्कुल बोल सकता, बिल्कुल। क्योंकि सब डॉक्यूमेंट हमने जो दिया है सब सरकारी सबूत है। या तो भारत सरकार का सबूत है या तो ब्रिटेन सरकार का सबूत है। और हमारा पेनड्राइव कहां गया भाई साहब जो हमने दिया था? उसका तो एक शब्द भी जिक्र नहीं ऑर्डर में पेनड्राइव का। हमने वियतनाम अच्छा, से ये वीडियो बड़ी दिया है आप इमिग्रेशन हैरान काउंटर करने का, वाली बात बता रहे हमने हैं। उज्बेकिस्तान का वीडियो दिया है इमिग्रेशन काउंटर का, हमने लंदन एयरपोर्ट हीथ्रो एयरपोर्ट का वीडियो दिए हैं, बहरीन का वीडियो दिए हैं। बहुत सारे जो बैंक अकाउंट है अलग अलग जो छिपे हुए बैंक अकाउंट, इनके जिक्र करके ओरिजिनल बैंक का केवाईसी का डॉक्यूमेंट हमने दिया है पेनड्राइव में। क्या पेनड्राइव गायब हो गया न्यायालय से? जो ये पेनड्राइव इसी तरह का रायबरेली एक से मामला आया ट्रांसफर था। होकर लखनऊ आया था, क्या वो पेनड्राइव गायब हो जी गया? मैं सीधा पूछना चाहता हूं और मैं आपके माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूं, और मैं जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस साहब हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मैंने विशेष एमपी एमएलए न्यायालय रायबरेली के को मैंने सौंपा था, जो ट्रांसफर होके लखनऊ को आया है, उसको जल्द से जल्द माननीय हाईकोर्ट के कस्टडी में हिरासत में लिया जाए। क्योंकि पता नहीं कि कोई सबूत पूरा मिटा देगा। जो सबूत हमने पिछले 30 महीनों से इकट्ठा करके, हर दिन हमने सबूत को जो इकट्ठा करके माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया था, उसका एक शब्द का भी जिक्र नहीं ऑर्डर में।
हमने जो 27 घंटे हमने जब बहस किया था माननीय न्यायालय के सामने, हर एक शब्द हमने पढ़ा है माननीय न्यायालय के सामने। कितने गवाह हैं माननीय न्यायालय के सामने, पुलिस मैंने कर्मचारी हैं। विघ्नेश जी, मैंने पूरा ऑर्डर पढ़ा। आपके खिलाफ भी यहाँ पर जज साहब ने टिप्पणी की है कि आपने कानून का दुरुपयोग किया है। उस पूरे ऑर्डर में लिखा हुआ है कि पिटिशनर हैज मिसयूज्ड द हैज डन द अब्यूजन ऑफ लॉ। तो ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहीं ना कहीं कहावत आ रही है कि जिसके खिलाफ आदेश आना था उसके खिलाफ आया नहीं और आप ही कानून के कटघरे में खड़े हो गए। देखिए, मैं आगे आगे जाके जाते हुए दो तीन चीजों में आपको बताता हूँ, सुन के बहुत जी हैरान हो जाएगा आपके दर्शकों को। हमने ये मुकदमा में सिर्फ इतना पूछा था कि आप राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर करने के लिए आदेश करें। कानून में क्या उसका सेक्शन है मैं आपको बताना चाहता हूं। 156(3) पुराना सीआरपीसी में सेक्शन था, जी वही 156(3) 173 विद इन ब्रैकेट 4 बन के आया है बीएनएसएस जो नया जी 2027 वाला कानून में। तो उसके तहत बोलते हैं, जब आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं और आपका शिकायत देते हैं, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती, आपको माननीय न्यायालय के सामने 173(4) बीएनएसएस के सेक्शन में आना पड़ेगा। तो इसके अलावा कोई हमारे पास कानून की रूप में अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो हमने जी सीधे जो माने सर्वोच्च न्यायालय के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट है ललिता कुमारी केस में, वो भी लगाया था, माने जज साहब को उसको भी पढ़ाया था। बहुत हैरान जी की बात यह है, जब आप पहले पेज में पहले पैराग्राफ में लिखते हैं कि याचिका का क्या याचिकाकर्ता जी ने क्या मांगा है माननीय कोर्ट से आदेश, और लास्ट पेज में आप लिखते हैं कि हमारे पास अधिकार नहीं है कि वो ब्रिटिश या भारतीय हैं, हम साबित कर सके। भाई साहब, हमने पूछा ही नहीं ना माननीय न्यायालय से, क्योंकि माननीय न्यायालय ने ये जजमेंट लिखा ही नहीं, इसलिए तो इतना सारा गूफ अप हुआ है। जी अगर कोई भी आम नागरिक या कोई भी अधिवक्ता जो क्रिमिनल प्रैक्टिस में है या सिविल प्रैक्टिस में है, या कोई भी कानून का छात्र हो, स्टूडेंट हो, यह जजमेंट को अगर पढ़ेगा, वो तो हंसने लगेगा 1 मिनट में कि किसी सब फर्जी जजमेंट है करके। मुझे जी कोई अच्छा कंटेम्प्ट ऑफ इसमें कोर्ट का परवाह नहीं भाई साहब, मैं तो इसलिए सीधा जाके माननीय विशेष सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के चीफ जस्टिस साहब और विजिलेंस को मैंने शिकायत में दर्ज करा दिया। जजमेंट सुनने के बाद लगभग 2 या 3 घंटों में ही मैंने शिकायत दर्ज करा दिया, क्योंकि मुझे तो सब पता था कि कोर्ट के पीछे क्या चल रहा है। कोर्ट के अच्छा सामने जब इसमें मैं भाई साहब बहस आप कर रहा कानून था, के शायद एक जी मिनट तिवारी साहब सुनिए, शायद जब जी जजमेंट रायबरेली से केस ट्रांसफर होके इधर निकला, कहा लखनऊ, जी तभी ये जजमेंट रेडी हो गया था। क्योंकि जो हमने लखनऊ में सब सारे सबूत उम्मीद हमने आपके ऊपर पेश बहुत किया, है। एक शब्द का भी जी उसका जिक्र नहीं, इसमें एक शब्द का भी बहुत जिक्र गहरा नहीं। आरोप लगा रहे हैं देखिए, आप मैं ये। आपको एक एक सवाल मैं आपको डायरेक्ट में पूछना चाहता हूं, जो भी हो, आपको जो भी केस करना, क्यों आप डर रहे हैं? आप डर क्यों रहे हैं भाई साहब? क्योंकि सब सबूत अभी माननीय न्यायालय के सामने मैं प्रस्तुत कर दिया है। आप तो पहले इनडायरेक्टली रिएक्ट कर रहे थे, अब तो आप सीधे डायरेक्ट रिएक्ट करने लगे। पहले तो आपने माननीय न्यायालय में न्यायाधीश के सामने उनके ऊपर ही हमला करवाने का प्रयास किया रायबरेली में, जी फिर आपने मेरे ऊपर हमला करवाने का प्रयास किया, अब तो डायरेक्ट आप रिएक्ट करना शुरू कर दें। मैं तो आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो भी है भारत के दुश्मन को मुबारकबाद मैं आपको देना चाहता हूं कि हम बहुत संतुष्ट हैं कि आपने डायरेक्ट रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। वी आर वेरी हैप्पी दैट यू हैव स्टार्टेड रिएक्टिंग डायरेक्टली। तो अच्छा दूसरा बात मैं इसमें बताना चाहता हूं तिवारी जी, जी इसके बारे में, जी जी ये जी पूरा आदेश जब मुकदमा रायबरेली से ट्रांसफर होकर लखनऊ आया था, शायद उससे पहले ही ये आदेश को इन्होंने टाइप करके रेडी रख लिया था। जो भी हो, इनका नाम मैं पब्लिकली नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि मैंने सबका नाम जिक्र करके मैंने माननीय उच्च न्यायालय की जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उधर मैंने शिकायत दे दी है कि जी कौन कौन इन्वॉल्व है इस प्रकरण में। अभी दिल्ली जो के आप जजमेंट वकीलों रेडी की करने चर्चा वाला कर रहे है हैं इसका, कांग्रेसी? कौन है वो कांग्रेसी वकील जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं दिल्ली के? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि अभी वो भी इन्वेस्टिगेशन में है। मैंने मान्य जो उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार हैं, विजिलेंस हैं, उनको भी मैंने शिकायत ऑफिशियल रूप में मैंने दे दिया। इतना बड़ा मुकदमा जब चल रहा है, जो विदेशी नागरिक बैठा है 22 सालों से भारत के संसद के अंदर, उसको कौन उसको कौन बचाना चाहता है? बचाने का इतना प्रयास चल रहा है। पहले तो आप सब इंडायरेक्ट रिएक्ट कर रहे थे, जज साहब के ऊपर आपने हमला करने का प्रयास किया रायबरेली में, मेरे ऊपर तो सैकड़ों बार आपने प्रयास किया हमला कराने जी के लिए। अब तो आपने सीधा रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिया।
पक्का मैं आपको बताना चाहता हूं तिवारी जी, सबूत बहुत ठोस है। जो जो आपके दर्शक हैं, जो जो इस मुकदमा को बेसब्री से फॉलो कर रहे हैं, आप सब्र करिए, जीत जरूर हमारी होगा इसमें। अच्छा, एक चीज भाई साहब, मैंने जब ऑर्डर को देखा था तो इसमें पूरे ऑर्डर में एक चीज तो तय हो गई। आलोक वर्मा साहब ने कहीं भी नहीं लिखा कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक है और वो ब्रिटिश नागरिक नहीं है। मेरिट पर उन्होंने एक भी टिप्पणी नहीं की है। तो आपके पास तो अभी पूरा मौका है। फैसला देखिए, आपने मैं कहीं नहीं आपको लिखा। बताना चाहता हूं क्यों क्यों मैं हाईकोर्ट को जा रहा हूं इस मुकदमे में। पहली बार ऐसा हुआ है कि माननीय न्यायालय ने जो सामने वाला ऑपोजिट प्रतिपक्ष की पार्टी है उसको नोटिस तक नहीं दिया, और न्यायालय अपने जबकि बीएनएस फैसला में तो में नया लिखा रूल था है, कि परिवार दायर होते ही नोटिस दिया जाना चाहिए। नहीं नहीं, इसमें नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूं कानूनी प्रक्रिया जी क्या है। इसमें सिर्फ उनको इतना मौका है कि वो डायरेक्ट करें पुलिस को कि एफआईआर रजिस्टर करें, या बोले कि आपके पास आपने जो प्रस्तुत किया है माननीय न्यायालय के सामने, वो सबूत काफी नहीं है, उसको खारिज कर सकते हैं। सिर्फ दो इनके जी पास जी मौके हैं इसमें करने के लिए। लेकिन इन्होंने यहां जी क्या किया, इन्होंने यहां माननीय न्यायालय जो जजमेंट लिखा है, शायद माननीय न्यायाधीश जिन्होंने इस फैसला को सुनाया उन्होंने खुद इसको नहीं जी पढ़ा है। सीधे तौर पे मैं इल्जाम लगा रहा हूं कि माननीय न्यायाधीश जिसने इसको जजमेंट को सुनवाया है, जिसको फैसला को पढ़ा माननीय न्यायालय में, जी शायद उन्होंने नहीं पढ़ा कि क्या लिखा है जजमेंट में। सीधे तौर पे लिखा है कि जो ऑपोजिट पार्टी है उनको जो सबूत देना है वो खुद अपने आप दे देंगे। इससे सीधा मतलब आता है क्या, उन्होंने आपको फोन करके बोला क्या वो सबूत दे देंगे? न्यायालय में तो आए ही नहीं वो। जब वो न्यायालय में आए ही नहीं, आपको किसने बताया कि वो जाके सबूत देंगे कि वो ब्रिटिश नागरिक नहीं है? वो लिखा है ना जजमेंट में। मैं शायद अगर ये एपिसोड आने के बाद जजमेंट को मैं अपलोड करूंगा मेरे जी ट्विटर में, सब आम नागरिक को पढ़ना चाहिए। सिर्फ 18 पेजेस का जजमेंट है, इसमें सीधे तौर पे लिखा है द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑफ द ऑपोजिट पार्टी विल बी प्रूव्ड बाय हिम। आपको किसने बताया कि वो प्रूव करेगा? क्या क्या माननीय न्यायालय में जिसने टाइपिंग करवाया या जिसने टाइपिंग कहीं और बैठ के किया, क्या ऑपोजिट पार्टी ने फोन करके बताया क्या उसको कि वो आके प्रूव करेगा उसका सबूत? आपने नोटिस तक भी नहीं दिया भाई साहब उसको, फिर उसका बयान कैसे आप दर्ज कर सकते हैं मामले में? और बिल्कुल। जिस इतना आपका जुडिशियल ओवर रीच है, आपने बता दे कि अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। आप मुझे बताइए, ये अगर ये कानून नहीं है 156(3) में, कि क्या कानून है? अगर कोई पुलिस कंप्लेंट या एफआईआर को दाखिल नहीं करता, परिवार तो दाखिल करना चाहिए जो याचिका करता है केस में। आप क्यों इतने डरे हुए हैं कि पहले पेज में आप लिखते हैं कि एफआईआर करने के लिए इन्होंने मुकदमा दर्ज किया है, और अंतिम पेज में लिखते हैं कि माननीय न्यायालय के पास में अधिकार क्षेत्र में क्या नहीं वो है। इसका पावर नहीं है फैसला लेने के लिए, वो जो नागरिकता के बारे में हमने पूछा ही कहा भाई साहब माननीय न्यायालय से कि अब फैसला लें कि नागरिकता के बारे में? अच्छा भाई साहब, मैं नागरिकता जाते के जाते बारे में फैसला भारत जी जी सरकार लेगा, नागरिकता का बारे में फैसला माननीय उच्च न्यायालय लेगा, नागरिकता का बारे में फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लिया जाएगा। आप क्यों जुडिशियल ओवररीच कर रहे हैं? जी जी, मैं जाते जाते सीधे आपसे एक तौर सवाल पे इसमें पूछूंगा। जांच होनी चाहिए। जो जो जी इस मुकदमे में इन्वॉल्व है सबका जांच होने चाहिए। सबका नाम मैंने जिक्र करके माननीय रजिस्ट्रार हाईकोर्ट में मैंने दिया है। जी जो जो भारत सरकार की जांच एजेंसीज हैं उनको भी मैंने सौंपा है, क्योंकि मेरे पास तो सबूत तो है। 5 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक मेरे पास जब ये मुकदमा चल रहा था लखनऊ में, मेरे पास बहुत सारा जानकारी आ रहा था उधर केसरबाग का जो कोर्ट जी से क्या क्या चल रहा है उधर, सब सबूत में इकट्ठा करके रखा था। अगर कुछ ऐसा हो कि जी माननीय न्यायालय कुछ और सुनाए ये मुकदमे में, हम इसको शिकायत जरूर दर्ज करेंगे। तो ऐसे ही हो गया। जी, मैं एक चीज आपसे पूछकर इस बातचीत को अब यहाँ पर विराम दूंगा, क्योंकि ये सवाल बहुत चर्चाओं में है। जब से ये 28 जनवरी का पूरा आदेश आया है, सोशल मीडिया पर एक सवाल ट्रेंड कर रहा है, सौदा कितने करोड़ में हुआ? ये एक सवाल है, बस मैं इस पर आपका जवाब चाहूंगा। एक, क्या इस पर मैं आपकी आपको राय कुछ है? नहीं अभी बताऊंगा, क्योंकि ये सब अभी रजिस्ट्रार विजिलेंस के इनके सामने जांच के सब्जेक्ट में आपने है। किसी तरह के कुछ भी आंकड़े मैं दिए इसके हैं बारे क्या में इस शिकायत में? शिकायत इस में जरूर शिकायत मैंने में आपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। आंकड़े दिए हैं क्या सीधे किसी तौर तरह पे के मैं आपको सौदे के? बोलना चाहता हूं, सीधे तौर पे मैंने आपको बोलना चाहता हूं, ये मामला जो इन्होंने फैसला अंतिम सुनवाया है, ये फैसला इसका कोई मान्यता नहीं रखता।
क्योंकि इन्होंने जो फैसला सुनाया ये फैसला ही इनका गैर कानूनी है। इनको हमने सिर्फ इतना पूछा था कि आप आदेश एफआईआर करने के लिए करें या आदेश ना करें। अगर वो खारिज भी कर देती कि हम माननीय न्यायालय एफआईआर करने से हम इनकार करते हैं करके, उतना भी बहुत समंजस होता था। लेकिन आप गैर कानूनी बाहर जाके, कानून से बाहर जुडिशियल ओवररीच जो हम बोलते हैं, आप कैसा ऑपोजिट पार्टी के बयान आप दर्ज किए हैं आपके आदेश में। जब ऑपोजिट पार्टी रिकॉर्ड पे आए हैं, आप कैसे उसके बिहाफ ऑन बिहाफ कह सकते हैं, उसके पक्ष में आप कैसे कह सकते हैं कि वो सबूत आके किसी और के सामने पेश करेगा? क्या आपने उसने जी आपको बहुत क्या फोन किया था क्या माननीय न्यायालय के सामने कि मैं जाके उधर सबूत दे दूंगा? ऐसा पूरा लिखा गया बहुत है। बड़ी टिप्पणी की आपने, सार्वजनिक ये तौर पे बहुत मैं बड़ा दावा है। सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सब ये आदेश को एक बार बैठ के पढ़े, ताकि पता चले कि हमारा कानून का सिस्टम कितना खतरनाक है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरा रिक्वेस्ट है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं और माननीय उच्च जी न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं, कि जो जी जो हमने सबूत इस मामले में, क्योंकि मुकदमा बहुत सीरियस है, सब सबूतों को तुरंत सिक्योर करके माननीय उच्च न्यायालय के कस्टडी में रखा जाए। पेनड्राइव कहा गया भाई साहब जो हमने प्रस्तुत किया था, इतना सीक्रेट सबूत, क्या पेनड्राइव में जो जो है सब डिलीट हो गया? पेनड्राइव तो आपने ऑन रिकॉर्ड में लिया ही नहीं जब हमने 65 जी सर्टिफिकेट के साथ लगाया था रायबरेली में। बहुत गंभीर कैसा आरोप गायब है हो गया विघ्नेश सबूत? शिशिर जी। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इन आरोपों को लेकर जो आपने शिकायत सौंपी है, आपको उसका निराकरण भी मिले। और एक आपने जो अहम टिप्पणी की है, वो है कि ये फैसला ही गैर कानूनी है। अब इसे लेकर देखना होगा कि आप आगे क्या कदम उठाएंगे और आपके कदमों पर क्या इसमें आपको निराकरण मिलेगा। आपने विजिलेंस पे शिकायत भी देती है, दर्शकों को ये बता देते हैं। और आगे आपका क्या कदम होगा, बस मैं एक शब्द में आपका उत्तर चाहूंगा। हायर कोर्ट आप जाएंगे, या आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाएंगे, या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? देखिए, पहला प्रोसीजर जो है कानूनी तौर पे, हम अभी माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में इसका अपील करेंगे और जी माननीय जी जी न्यायालय के सामने जो जो इसमें पॉइंट्स है, जो जुडिशियल ओवररीच हुआ है, जहां इन्होंने कुछ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के गाइडलाइंस है और माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के गाइडलाइंस को पालन नहीं किया है, उसको सब हम माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के क्रिमिनल पीठ जो सुनेगा ये मामला, जो रोस्टर में आता है, जी जी उनके सामने जी जी मैं खुद जाके ही बहस करूंगा। इतना जी जी मुझ में यही दुख अब है, विशेष। मैं आपको जी बताना चाहता हूं तिवारी साहब, इतना मुझ में दुख हो रहा है अभी, मैं बताना चाहता हूं। मैं बिल्कुल देख सकता जब हूँ जी। कोई भी अधिवक्ता हो या कोई भी याचिकाकर्ता हो, जब 27 घंटे का उसने बहस किया, उतना ठंड में लखनऊ में सुबह सुबह लेके, वो भी हर दिन लगातार मैंने 10 चर्चा दिन का की जब कल अपने बहस चला एपिसोड है, में। जी 1500 पेज का हमने सबूत पेश किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का जजमेंट हमने 310 पेज जी का सबूत प्रस्तुत किया है। इतने सारे 45 अनेक्शंस दिए हैं जो सीधा प्रूव करता है जी कि कोई शख्स विदेशी नागरिक है। आप ये सब जानते हुए, आपने न्यायालय में मानते हुए, ये सब रिकॉर्ड करते हुए, अंतिम में आप फैसला सुनाते कि न्यायालय ये तय नहीं कर पाएगा कि वो ब्रिटिश है क्या, वो हिंदुस्तानी भारतीय नागरिक है। जब हमने आपको पूछा ही नहीं, जुडिशियल ओवररीच नहीं, क्यों कर रहे मैंने हैं? भाई साहब और मैंने कल और आप एबीसी क्यों हिंदी में चर्चा भी पहले की पेज थी। में जब आप लिखते हैं, खुद सिग्नेचर करने से जी पहले आप नहीं पढ़ पाते कि अंतिम पेज में आपने क्या लिखा है? जी जी सबकी हैरानी की कल बात हम यह है। चर्चा कर रहे थे इस मुद्दे पे। हमने कल जी चर्चा की कि विघ्नेश शिशिर हैं, कर्नाटक से लखनऊ आ रहे हैं, 8 दिन तक बहस कर रहे हैं, उनको कोई फंडिंग नहीं हो रही है जॉर्ज सोरोस से, उनको कोई मलेशिया से फंडिंग नहीं हो रही है, अपना पैसा लगाकर देश हित में कुछ करना चाह रहे हैं। तो अदालत को यह बात समझनी चाहिए कि अब्यूजर ऑफ लॉ कौन कर रहा है। या तो आप उनको पहले दिन मना कर देते तो वो अपने घर में बैठते दूसरा काम करते। तो ये पूरा मामला बड़ा पेचीदा हो गया, और आपने जो आरोप भी लगाए हैं काफी 22 संगीन है। साल से जो गैर कानूनी भारतीय लोकसभा में बैठा है, वो अब्यूज ऑफ लॉ है। जो उसके बिल्कुल खिलाफ लड़ना चाहते हैं, वो अब्यूज ऑफ लॉ कैसे कह सकते हैं? जी 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 तो इस तरह की टिप्पणी जी, लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट से आई है, जिस पर आक्रोशित भी है विघ्नेश भाई साहब। आपका जो बहुत बहुत जो जो भी धन्यवाद। टिप्पणी लोग करते ही रहेंगे, जो भी जी गैर कानूनी टिप्पणी जो कर भी नहीं सकते वो करते रहेंगे। हमें कोई जी इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा हौसला बुलंद है बहुत ज्यादा इसमें, और हम जी जी सटीक रूप से इसको कार्रवाई जरूर इसके ऊपर करेंगे। और माननीय इलाहाबाद जी उच्च जी न्यायालय का भी जांच इसमें जरूर होगा कि क्या क्या इसमें गैर जी कानूनी आदेश आया है और कैसा इन्होंने गैर कानूनी आदेश किया है। आज जी जी अगले बिल्कुल। तो जाते यानी जाते फैसला अगले हमारे पक्ष में 10 नहीं या आया 15 है, दिनों में लेकिन हौसलों सब पर। सबूत
सब सार्वजनिक तौर पे सबके सामने आ जाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, आपके उत्साह में कोई कमी नहीं झलक रही है और मैं चाहूंगा कि आपका ये उत्साह बना रहे, भले फैसला कुछ भी हो, लेकिन आप जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके उत्साह में झलक रही है। और मैं आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं दूंगा और एबीसी हिंदी में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।